वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी टेस्ट नंबर 481 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर। आज डेट हो गई है 31 जुलाई 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का गठन किया गया है। क्या है ये? क्या ये इस्लामिक दर्शन को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की कोई पहल है, या केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया एक फाउंडेशन है, या भारत और यूएई के बीच एक सांस्कृतिक मंच है, या फिर उत्तर प्रदेश में मस्जिद निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में मस्जिद निर्माण के लिए एक ट्रस्ट है, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अयोध्या में मस्जिद के निर्माण हेतु एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा की है। इस ट्रस्ट को इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन जो है वो नाम दिया गया है। और ये जो मस्जिद है वो उत्तर प्रदेश के रोनाही क्षेत्र के धन्यपुर गांव में आवंटित 5 एकड़ भूमि पर बनेगी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अनुसार के जो अध्यक्ष हैं वो जफ़र अहमद फारूकी और मस्जिद निर्माण के लिए गठित इस फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी और अध्यक्ष हैं। ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफ़र अहमद फारूकी मस्जिद निर्माण के लिए गठित इस फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी हैं और अध्यक्ष हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत की राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? देखिए, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है सबसे पहली वो वर्ष 1968 में लागू की गई थी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वर्ष 2017 में कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देश की जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की सलाह दी गई है। देखिए, गलत तो कोई है नहीं है, सारे के सारे करेक्ट हैं, तीनों के तीनों। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट इसमें है नहीं। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी, जबकि वर्ष 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। इसलिए पहला कथन सही है, ये नहीं कहाँ से आ गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 2017 में कस्तूरी रंगन की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देश की जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की सलाह दी गई है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं ये, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। घटेश्वर मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह मंदिर उड़ीसा मंदिर शैली से मिलता जुलता है, और इस मंदिर में शिव के नटराज स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया है। इस मंदिर में अलंकृत मंदिर और तोरण द्वार का अभाव है। देखिए, घटेश्वर मंदिर की विशेषता है अलंकृत मंदिर और तोरण द्वार, इसका अभाव नहीं है, गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। बाकी घटेश्वर मंदिर में जो है शिव के नटराज स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया, करेक्ट है। और घटेश्वर मंदिर उड़ीसा मंदिर शैली से मिलता जुलता है। तो केवल एक और दो करेक्ट है, थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए। तो यह है घटेश्वर मंदिर। देखिए, घटेश्वर मंदिर बाड़ोली के मंदिर समूह में से एक है। यह मंदिर उड़ीसा मंदिर शैली से मिलता जुलता है, और इस मंदिर में शिव के नटराज स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया है। अलंकृत मंदिर तोरण द्वार शिव का वलिष्ठ स्वरूप इसकी विशेषता है। ये पूछा गया प्रश्न क्यों है, अभी आगे पता चल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट हैं, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय दवा उद्योग विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उद्योग है, और भारत दवाओं के निर्माण हेतु आवश्यक कच्चे माल के लिए आत्मनिर्भर नहीं है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है। तो देखिए, भारतीय दवा उद्योग विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग होने के बावजूद भी भारत दवाओं के निर्माण हेतु आवश्यक कच्चे माल के लिए काफ़ी हद तक आयात करता है, और यहाँ तक कि कुछ बल्क ड्रग्स के निर्माण के लिए तो भारत की आत्मनिर्भरता 80 से 100% की है, मतलब बाहर से ही लगभग सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। गुर्जर प्रतिहार एक विशाल साम्राज्य था जिसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका क्षेत्र आता था? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। वो घटेश्वर मंदिर जो है ना अभी जिस पर चर्चा की गई, वो राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा।
तो यहाँ तो राजस्थान करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश भी आता है, गुजरात भी आता है। तो गुर्जर प्रतिहार एक विशाल साम्राज्य था जिसके अंतर्गत मतलब इन तीनों में फैला था वो उसका साम्राज्य यहाँ तक। तो डी हो जाएगा इसका आंसर 1 2 3। तो देखिए वर्ष 1998 में क्यों पूछा गया प्रश्न और क्यों पूछा गया घटेश्वर मंदिर। तो वर्ष 1998 में भारत से चोरी की गई नटेश मूर्ति को लगभग 22 वर्षों के बाद हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया है। बात करें मूर्ति के संदर्भ में, तो देखिए यह मूल रूप से राजस्थान के बाड़ोली में स्थित घटेश्वर महादेव मंदिर की 10वीं शताब्दी की मूर्ति है शिव की। यह लगभग 4 फीट ऊंची है और प्रतिहार शैली में एक दुर्लभ बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसलिए किया गया प्रश्न प्रतिहार शैली के बारे में, गुर्जर प्रतिहार शैली के बारे में और घटेश्वर मंदिर के बारे में। इसके दाहिने पैर के पीछे नंदी का एक सुंदर चित्र जो है वो दर्शाया गया है। बात करें प्रतिहार शैली की, तो गुर्जर प्रतिहार एक विशाल साम्राज्य था जिसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है आता था और इस मंदिर को चुरा लिया गया था राजस्थान से। ये है देखिए, ये पीछे नंदी का उत्कीर्ण नटेश की मूर्ति, ये वापस आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रही पंपा या पंबा नदी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए पंपा नदी केरल की पेरियार और भरतपूजा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1076 किलोमीटर है। केरल का प्रसिद्ध सबरीवाला मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। देखिए अगर ये 1076 किलोमीटर होती इसकी लंबाई तो बड़ी नदियों में शामिल नहीं होती, पहले भी हम पढ़ चुके होते हैं, लेकिन इसका नाम तो पहली बार सुना है बहुत सारे विद्यार्थियों ने। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, 1076 नहीं है, केवल 176 किलोमीटर लंबी है ये। बाकी पंपा नदी केरल की पेरियार और भरतपूजा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। केरल का प्रसिद्ध सबरीवाला मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। तो सेकंड को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए, केवल 1 और 3 बी। तो देखिए पंपा नदी या पंबा नदी के तट पर लगभग 1 माह पहले शुरू हुई रेत हटाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने वाली है, इसीलिए प्रश्न ये पूछा गया। बात करें पंपा नदी की, तो पंपा नदी केरल में पश्चिमी घाट में पेरुमेदु पठार की पुलचिमलाई पहाड़ी से निकलती है। यह केरल की पेरियार और भरतपूजा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 176 किलोमीटर है, न कि 1076। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। केरल का प्रसिद्ध सबरीवाला मंदिर तीर्थ इसी मंदिर के तट पर स्थित है और इस नदी को दक्षिणा भागीरथी और नदी वारिस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पूर्वोत्तर मेडागास्कर के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाई गई माउस लेमूर की एक नई प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये खोजी गई है इसकी, यही है माउस लेमूर। पहला स्टेटमेंट है ये जो प्राणी है वो मेडागास्कर के लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, सभी क्षेत्रों में, लेकिन ध्यान दीजिएगा लगभग दे रखा है। इसकी यह जो नई प्रजाति है वो दुनिया के सबसे छोटे प्राइमेट्स में से एक है और ये शाकाहारी होता है और IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। इसकी आंखों को देखकर लग रहा है कि ये नन्हा बच्चा शाकाहारी होगा, ये तो बहुत ही नटखट है, ये सर्वाहारी है, सर्वभक्षी है, शाकाहारी नहीं है और बेचारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त से भी ऊपर है। तो तीसरे वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर मिल जाएगा आपको केवल 1 और 2। तो ये प्राणी मेडागास्कर के लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। लगभग जैसा स्टेटमेंट शब्द लगा दिया तो स्टेटमेंट करेक्ट ही हो जाता है। इसकी यह जो नई प्रजाति खोजी गई है वो सबसे छोटा प्राइमेट है, लेमूर, माउस लेमूर बोलते हैं इसको। तो देखिए हाल ही में पूर्वोत्तर मेडागास्कर के उष्णकटिबंधीय जंगलों में माउस लेमूर की एक नई प्रजाति खोजी गई है। नई प्रजाति का मतलब इसकी और भी प्रजातियां होंगी यहाँ पर। इसे नाम क्या दिया गया है, इसको नाम दिया गया है माइक्रोसेबस जोनाही। ये जो प्राणी है वो मेडागास्कर के लगभग सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हाल ही में खोजी गई इसकी नई प्रजाति दुनिया के सबसे छोटे प्राइमेट्स में से एक है। इसकी लंबाई नाक से पूंछ तक देखी जाए तो 26 सेंटीमीटर होती है, जो 30 सेंटीमीटर का बड़ा वाला स्केल आता है उससे भी छोटी। और इस तरह के प्रश्न UPSC सिविल सेवा के फेवरेट हैं, इनको पूछ लिया जाता है ये पाया कहाँ जाता है।
तो मेडागास्कर में सभी माउस लेमूर प्रजातियों का लगभग जो 1/3 हिस्सा है, मतलब लोग 31% जो है ये IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए हैं ये। और ये छोटे होते हैं और छोटे शरीर वाला जीव है, सर्वभक्षी है, शाकाहारी नहीं है, सब कुछ खाता है, कीटे, छोटे कीड़े मकोड़े, फल फ्रूट सब। निशाचर है, रात में चरता है और प्राइमेट है। संकट कैसे है इसकी प्रजाति को, देखिए प्राकृतिक आवास को नुकसान और इनसे संबंधित क्षेत्र में भूमि के उपयोग में लगातार परिवर्तन इनकी विलुप्ति का कारण बनता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, यह जो विधेयक है वो महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कार्य एवं उनकी विरासत का अध्ययन करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच एक विनिमय पहल स्थापित करने का प्रावधान करता है। यह जो विधेयक है भारत के सहयोग से एक यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन के गठन की भी बात करता है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए अमेरिकी कांग्रेस की विदेश मामलों की एक समिति ने हाल ही में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जिसके 2 स्टेटमेंट आपने पढ़ लिए, 2 ये हैं। इसके अलावा और क्या उनके अलावा, तो यह विधेयक अमेरिका के विदेश विभाग को भारत सरकार के सहयोग से दोनों देशों के विद्वानों के लिए महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत पर केंद्रित एक वार्षिक शैक्षिक मंच स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। और इसके अलावा इस विधेयक के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांतों के आधार पर संघर्ष समाधान को लेकर एक पेशेवर विकास प्राधिकरण पहल विकसित करने की भी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उड़ान योजना के अंतर्गत पवन हंस की पहली हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ शुरू की गई है, बताइए। पवन हंस की पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है कहाँ पर, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए हाल ही में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में पवन हंस की पहली हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया। इस हेलीकॉप्टर सेवा के शुरू हो जाने से देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर जो उत्तराखंड में है और गोचर के बीच की जो हवाई संपर्क है उसको स्थापित किया जाएगा। और इन स्थानों के बीच यात्रा में अब लगभग औसतन 20 से 25 मिनट का समय लगेगा केवल। इसके अलावा 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी इस हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ मिल सकेगा। पवन हंस लिमिटेड इन हवाई मार्गों पर सप्ताह में 3 उड़ानें संचालित करेगा। देखिए आने वाले समय में और भी क्रांति आने वाली है। देहरादून से यदि किसी को रामनगर जाना है, पंतनगर जाना है, नैनीताल घूमना है, अल्मोड़ा घूमना है, पिथौरागढ़ और मंसूरी के लिए भी जो है पवन हंस की हवाई सेवा है जल्द शुरू कर दी जाएंगी आम जन के लिए। और उड़ान योजना की शुरुआत, अगर बात करें उड़ान योजना की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ। गौरतलब है कि यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जो क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार एवं लाभप्रद उड़ानों को बढ़ावा दे रही है ताकि आम जनता वहनीय कीमत पर हवाई यात्रा कर सके। और ये उड़ान योजना ही है जिसके तहत आज अगर कहीं जाना हो इंडिया के अंदर ही तो टिकट्स काफ़ी कम हो गई है। 2,999 या 1,999, कभी कभी ऑफ़र में 1,999 तो कम हो गया, 1,199 लगभग 2,000 तक या 1,700 तक भी आप यहाँ से लखनऊ तक या जयपुर तक यात्रा कर सकते हो। लेकिन उसके लिए थोड़ा प्री बुकिंग मांगता है, कम से कम 20 से 25 दिन का। लेकिन उससे तो सही है ना, कहाँ 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार में जाती थी फ़्लाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 महामारी के प्रति सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को कितना अनुदान देने को मंजूरी दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $3 मिलियन, $30 मिलियन, $50 मिलियन, $100 मिलियन। देखिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर बहुत ज़्यादा हो गए, 50 भी नहीं दिए हैं, 30 भी नहीं दिए हैं, $3 मिलियन दिए हैं।
बहुत होते हैं ये पैसे, कितने होते हैं? लगभग 22 करोड़। तो देखिए, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कोविड-19 महामारी के प्रति सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को मंजूरी दी है, लगभग 22 करोड़ रुपए। ये सब किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने। तो एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु असाकावा। और एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस में। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना भी याद रखिएगा 19 दिसंबर 1966 को। तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।